तो दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसकी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले या फिर तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका लेवल जज कर लीजिए। और लेवल जज करने के लिए सबसे बेस्ट है मेमोरी बेस्ड पेपर जो आपको पूछा गया था आईबीपीएस क्लर्क 2020 में। इसमें हम जान सकते हैं कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, कितना वक्त लगना चाहिए हमें सवालों को सॉल्व करने के लिए और उनका परफेक्ट अप्रोच एग्जामिनेशन में क्या किस तरह का होना चाहिए और उस अकॉर्डिंगली हम अपने स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे ताकि हम अपने तैयारी को आगे ले सकते हैं। तो आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आपके साथ सारे के सारे 35 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड जो आईबीपीएस क्लर्क 2020 में पूछा गया था कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाला हूं विद एग्जामिनेशन अप्रोच यानी कि परफेक्ट अप्रोच के साथ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए एक कंप्लीट क्वांट का प्लेलिस्ट बना रखा है, कंप्लीट क्वांट का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको आगे फिर अपकमिंग वीडियोस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने सिंप्लीफिकेशन सीरीज, क्वाड्रेटिक डीआई और अरिथमेटिक के परसेंटेज रेशियो और एवरेज तक कंप्लीट कर रखा है। 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं देखें तो एक बार जाके उस प्लेलिस्ट में विजिट कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ अपकमिंग सेशंस में मैं आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करने वाला हूं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और उसके बाद में प्रोवाइड करने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आगे ये सिलसिला हमारा चलेगा। और चलिए तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच पाए। तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल। 35 क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको परफेक्ट अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं देखूं ये सिंप्लीफिकेशन में अगर 45% आपको पता है कि 9/20 होता है तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। सर पता कैसे करें, ये क्या होता है? अरे देखिए 45% मतलब 45/100 होता है। अगर मैं 5 में काटूंगा तो ये 9 टाइम्स, 5 में काटूंगा ये 20 टाइम्स, तो ये बन जाएगा मेरा 9/20। ये चीज आपको याद रखना होता और इसको मैंने परसेंटेज में पढ़ाया हुआ भी है। ऑफ का मतलब इनटू यहां पे 1770 का निकालना, 1770 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है आपका 3 है। तो अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मैंने 0 के साथ 0 हटा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 को इसके साथ काटेंगे, नहीं, 3 को इसके साथ काटने से फिर बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों ना बड़े नंबर को छोटा कर दिया जाए। तो अप्रोच ये होता है, छोटे छोटे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 में अगर मैं इसको काट दूं तो ये बन जाएगा 59। अब 59 इंटू 9 वैदिक मैथ्स के हिसाब से क्या होगा? अब पहले 60 इंटू 9 कर दीजिए ना। 60 इंटू 9 कितना हो जाता है आपका? 540। लेकिन आपको तो 59 इंटू 9 करना था, मतलब 9 बार आपने एक्स्ट्रा ले लिया तो उस 9 को हटा देंगे। तो 540 से अगर मैं 9 को हटा दूं तो ये 531 आ जाएगा प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय आपका 2 आ जाएगा। 2 में डिवाइड करने के लिए ऐसा नहीं कि आप इसको 2 से काटेंगे, ऐसे आप थोड़ा अगर दिमाग का मतलब प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे तो 500 का आधा होता है 250, 30 का आधा होता है 15, तो 250 15 265 और 1 का आधा होता है 5.5 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आरएचएस में 657 माइनस का क्वेश्चन मार्क है। अब जायज सी बात है माइनस का क्वेश्चन मार्क एलएचएस में चला आएगा। ये यहाँ पे 657 बैठा है और ये जो आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एलएचएस में था, प्लस में था ना, तो वो आरएचएस में जाते ही ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस का 265.5 हो जाएगा। यहां पे भी आप कुछ कर सकते हैं क्या कि अगर ये 265.5 ना हो के 257 होता तो कितना अच्छा होता? सर क्या अच्छा होता? 657 से 257 हटाने से मुझे क्लियरली बचता मेरे पास कितना? 400। लेकिन मैंने घटा दिया कितना? 265.5, मतलब ओरिजिनल 257 से और 8.5 मुझे ज्यादा घटाने। तो वो 8.5 जब मैं 400 से घटा देता हूं तो क्लियरली आंसर आपका आ जाएगा 391.5। उम्मीद करता हूं कि ये नया सोच आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं तो आप अपने बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, टाइम लगभग सेम ही लगेगा। विद प्रैक्टिस ये चीज आपको थोड़ा कम टाइम मतलब सेव करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी 391.5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए ये पहला सवाल था तो थोड़ा स्लो गए और सवाल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इसको करने का आपको मैं लॉजिक बताता हूं। जब भी ऐसे प्लस माइनस रहेंगे तो बल्क में जाइए। बल्क मतलब अगर मैं कहूं तो यहां पे मैं लास्ट 2 डिजिट को पहले लिपटाता हूं। तो यहां पे तो लास्ट 2 डिजिट में कोई मैटर है ही नहीं, 0 है। तो 45 माइनस 9 कर दीजिए। 45 से 9 गया तो रहा कितना आपके पास? 36। रखे रहिए, लास्ट 2 डिजिट काम खत्म होने के बाद बाकी। तो यहां पे 2 प्लस 45 होगा 47 और 47 माइनस 32 होगा क्योंकि उससे पहले माइनस है। 47 से 32 गया तो ये 15। देखिए एक ही बार में मैंने कुछ लिखे बिना आंसर 1536 निकाल दिया। अब डिवाइड करूंगा इसको किससे? 3 से। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 512। तो ऑप्शन नंबर सी 512 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितना आपका स्पीड ज्यादा होगा उतना सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प आएगा। इन सवालों को नोट डाउन कर दीजिएगा पहले रफ शीट में 2/5,
ये बन गया आपका 3/4, ये हो गया आपका ऑफ। और 25% का मतलब मेरे ख्याल से बच्चे को पता होगा कि ये 1/4 होता है। और यहाँ पे 1800 का कैलकुलेशन। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे काट दिया 2 के साथ। अब देखिए 5 इंटू 2 जो है वो कितना बनता है, 10 बनता है। तो 10 मतलब एक जीरो में ऊपर से काट सकता हूं, तो वो चला गया। अब जब मैं 4 से काटूंगा 180 को डिवाइडेड बाई 4 मतलब आधा का आधा। 180 का आधा 90, 90 का आधा 45। ऐसा नहीं कि आप लग पड़े डिवीजन के लिए, 180 का आधा करेंगे फिर आधा करेंगे तभी तो बाई 4 होगा। तो ये 180 का आधा 90, 90 का आधा 45 और 45 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो क्लियरली मेरे पास 135 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इस सवाल का। बढ़ते हैं आगे। आप पॉज करके कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं, और आपको प्रॉपर गाइडेंस हम दे रहे हैं सवालों के थ्रू। ये जो ब्रैकेट के एक्सप्रेशन है, ये अगर मैं एक्चुअली ऑपरेट करूंगा तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। 4 डिवाइडेड बाई 8 मतलब नीचे आपका डिवाइडेड बाई 8 है, ठीक है। या फिर आप होल डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटू ही तो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए या तो आप पहले डिवाइड कर सकते थे, अगर आपको पता है कि 4 डिवाइडेड बाई 8 बाई 2 होता है और 24 बाई 2 12 होता है। वो कंफ्यूजन को मैं अवॉइड, क्योंकि बाई 2 के कॉन्सेप्ट को मैं अवॉइड करने के लिए मैंने इसको पूरा सीधा लिख दिया कि 24 इंटू का 4 है, लिख दो, डिवाइड का 8 नीचे लिख दो, ताकि आपको बॉडमास से कोई डर ना लगे। सीधा आपने क्या 3 से काटा, 3 और 4 12 हो गया। और ये जो 12 है ना, ये इधर डिवाइड होके है किसके साथ, x क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और ये बराबर हो गया आपका 18। या तो आप ये कह सकते हैं कि x क्यूब इज इक्वल टू 18 इंटू का 12 कह के 18 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करके 216 कर सकते हैं। और 216 को आप कह सकते हैं कि ये 6 का क्यूब है। तो x का क्यूब और 6 का क्यूब अगर बराबर होंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 6। ये एक तरीका था ऑप्शन के तो आंसर निकालने का। दूसरा जो वे है कि मैं अगर बड़े बड़े नंबर्स इन्वॉल्व हो जाए, यहां तो 18 इंटू 12 216 कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पे मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। क्या इसको मैं कह सकता हूं कि 9 इंटू 2, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 2 टू दी पावर 1। क्या इसको मैं कह सकता हूं 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 3 टू दी पावर 1। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 टू दी पावर टोटल आ जाएगा 3, क्योंकि 2 + 1, और 2 टू दी पावर 1 + 2 ये कितना आ जाएगा 3। अब 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूं, दोनों के बेसिस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 का क्यूब इसको भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर दोनों के पावर सेम है तो दोनों बेस ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। ये स्टेप में लिख दे रहा हूं, टू दी पावर 3। और ये 6 का क्यूब अगर मैं कह सकता हूं तो उसके बाद तो मात्रा सेम है। अगर ये 6 का क्यूब आ गया x का क्यूब वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये एक नेक्स्ट चीज था। अब चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल को अप करते हैं। ये कोई लेवल अप नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मजेदार टेक्निक आपको कुछ बताते ही नहीं तो अब तक अगर मोनोटोनस लगा होगा। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट का चीज को काम खत्म कर दीजिए। काम खत्म कैसे करेंगे, जो लिखा है वो लिखिए, 3 डिवाइडेड बाई 6 लिखा है, लिखिए इंटू 4 ऊपर होगा बेटा, ठीक है। पूरा जो एक्सप्रेशन जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिख के चलिएगा, ठीक है। डिवीजन नीचे होगा, इंटू ऊपर होगा, और यहाँ पे प्लस का 1 होगा। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा। 2 + 1 ये बन गया टोटल वैल्यू मेरा कितना 3। और ये 5 के कहां पे है, पावर में है। तो 5 टू दी पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये 125 है। और ये 125 से 7 का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद मुझे तो पता है कि 700 और ये 175 875 होगा, लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए थोड़ा कोशिश करेंगे। क्या 22 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 484। ये आरएचएस में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एलएचएस में आते आते 484, और ये जो वैल्यू आएगा यही अपना एक्स का वैल्यू होगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन किए बिना क्या मैं जा सकता हूं आंसर तक, तो कुछ मैंने कहा था हटके सिखाएंगे इस सवाल में। तो हटके मैंने देखा कि सारे के सारे यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट आपके क्या है, डिफरेंट है। अगर सारे के सारे लास्ट डिजिट डिफरेंट है तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करूंगा। तो अगर मैं 125 इंटू 7 करता तो 5 इंटू 7 35 का लास्ट में कितना आता 5, और इस 5 में जब मैं 4 का सब्ट्रैक्शन करता, क्योंकि माइनस का सिंबल है ना, 5 से जब 4 जाता तो लास्ट में जो वैल्यू है वो हमेशा 1 आना है। तो जो मेरा x का वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट या फिर राइट मोस्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन को देखा, कहीं पे राइट मोस्ट डिजिट 1 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 391 इकलौता ऐसा आंसर है जहां पे 1 दिख रहा है। तो 391 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको 2-3 ऑप्शन में 1 देखने के लिए मिल जाएंगे तो और आप यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, बार बार हमने सिखाया। इसीलिए हम इस चीज को मतलब प्रैक्टिस करना है आपको कि कहां पे लगा सकते हैं, कहां पे नहीं लगा सकते। हर जगह नहीं लगाया जा सकता एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर मैं 1 हर जगह यूनिट डिजिट में होता तो 125 इंटू 7 करता 875, और उससे जब मैं 484 माइनस करता तो 75 था ना, हाँ 75 से जब 84 जाएगा, अगर 75 जाता तो कितना अच्छा होता, एक्स्ट्रा 9 चला जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि 400 से जब एक 9 एक्स्ट्रा चला जाएगा तो बचेगा मेरे पास कितना 391। ऐसे ही कैलकुलेशन बताए थे, समझे नहीं तो और एक बार करते।
125 इंटू 7 आ जाएगा आपका 875। माइनस का करेंगे हम 484। मैंने क्या कहा कि अगर ये 484 475 होता तो कितना अच्छा होता सर, क्या अच्छा होता, आज ही सिखाएं। 875 माइनस 475 400 बच जाता मेरे पास, लेकिन ये जो है ये 484 है, मतलब और 9 भी तो मुझे एक्स्ट्रा घटाने हैं, तो 400 से जब 9 जाएगा तो 391। दिस आर द कैलकुलेशन स्किल्स यू नीड टू डेवलप। क्लियर? बढ़िया, आगे पूरा का पूरा चीज ब्रैकेट के अंदर लिटा देते हैं। 233 से 227 गया भैया, 6 बचा 6, और 6 में जब ऐड हो गया 2 के साथ तो ये 8 हो गया, और ये टोटल चीज जो है वो डिवाइड हुआ किसके साथ, 8 के साथ, तो x डिवाइडेड बाय 8। 276 प्लस का है तो आरएचएस में जाएगा माइनस होगा, 200 से 200 से चला जाएगा, 92 से 76 जाएगा तो आरएचएस में है अपना 16। तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, अब 8 इंटू 16 सिर्फ करना है। अब 8 इंटू 16 मैंने देखा कि 8 का दुगना ही होता है 16, तो क्या कह सकते हैं, 16 को मैं कह सकता हूं 8 इंटू 2, इस चीज को मैं कह सकता हूं 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 8 इंटू 2, 8 इंटू 8 तो 64, 64 इंटू 2 128, या फिर अगर आपको टेबल याद है तो और अच्छा, ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 489 डिवाइडेड बाई 6 अगर मैं कहूं तो 489 डिवाइडेड बाई ये हो गया अपना 6, प्लस का ये मेरे पास रहा। चलिए इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, मेरे पास तो जगह है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड जब मैंने किया 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, फिर 3 बचा, पॉइंट दिए 30, तो 81.5। अब देखिए ये जो है ये 22.5 इंटू 2 जब होगा तो ये तो आपको प्यारा सा 45 दे ही देगा, मतलब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, लेकिन एक दूसरा डेसिमल है यहाँ पे 17.5 जो कि माइनस में है। तो जब आप करेंगे ना तो पहले इस डेसिमल को हटा दीजिए। कैसे, यहाँ पे 0.5 है, हाँ सर, यहाँ पे माइनस में 0.5 है, हाँ सर, तो 0.5 को 0.5 के साथ हटा दीजिए, क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा तो 0.5 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, चला ही जाएगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं सिर्फ मेरे पास बचा 81, 81 को जब मैं ऐड करूंगा 45 के साथ तो मेरे पास बचेगा 126, 126 से जब मैं 17 को, क्योंकि 0.5 तो खत्म हो चुका है, 126 से जब मैं 17 को माइनस करूंगा तो 26 माइनस 7 मेरा आ जाएगा 9, और 100 मेरे पास था, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 109 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत से सिंप्लीफिकेशन है। अब बच्चे अक्सर ये सवाल देख के यहां से काटना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कहूंगा नहीं, ये 0.5 जो है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 22.5 का दुगना 45 होता है, तो जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्लियरली वो एक होल नंबर दे देगा। तो करेंगे कैसे, 300 का दुगना अगर मैं करूंगा तो 600, 37.5 का दुगना अगर करूंगा तो 75, तो टोटल मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2 के साथ 675 आएगा, और डिवाइडेड बाय आपका 3 आएगा। अब आप काट सकते हैं, जब मैं काटूंगा तो 3 2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 5, 225, इस टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। सिंपली स्टार्टिंग से डिवाइड मत कीजिएगा। अब ये टोटल टर्म जो है ना वो रूट अंडर के है, अंडर, तो ये रूट 25, 225 कितना होता है भैया, ये तो 15 का स्क्वायर होता है। 15 पूरा वैल्यू निकलने के बाद उसके सिर्फ 6 के गुणा करना है, 15 इंटू 6 कितना होता है 90, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया आपका 90, सिंपल एज इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो पहले तो मैंने 61 से 5 को घटा दिया, 61 से अगर मैं 5 को घटा दूंगा तो 56 रहेगा, अब 6 से 4 को घटा दूंगा तो 2 रहेगा। अब ये रूट 256 जो है वो किसका होगा, 16 का स्क्वायर होता है, तो वो 16 हो गया। इनटू का ये वैल्यू जो है अंदर का हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, और ये आरएचएस में बैठा है 336। अब देखिए यहीं से स्क्वायर मत कर दीजिए, पहले इसको कैंसिल कीजिए, 16 2 जा 32, और ये 16 मतलब ये 21 हो गया। अब रूट इतने का वैल्यू अगर 21, x का वैल्यू बिना स्क्वायर किए, इस रूट ओवर को हटाए बिना तो हमारे पास नहीं आएगा, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड। जब मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये रूट ओवर हटके इतना आ गया, और ये 21 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 441। अब ये माइनस 220 इधर आने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस जब 220 होगा तो ये वैल्यू मेरा x का कितना आ जाएगा 661। इतना सिंपल है सवाल, बस आपको थोड़ा प्रॉपर अप्रोच देख रहा है। यहाँ पे एक नया चीज है आपके लिए, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7। जब भी ऐसे आपको टर्म मिले कि x डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d ऐसे मिलते चले ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको x को ऊपर रखना है, जितने टर्म डिवीजन के चेन यहाँ पे खींचे गए हैं ना सबको नीचे लेके मल्टीप्लाई कर देना, मतलब a इंटू b इंटू c इंटू d, जितने टर्म आपके चेन हुए डिवीजन के वो सब के मैंने इसको प्रूफ करके रखा है ऑलरेडी वीडियोस में, सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन ये आपका जो ट्रिक है वो हर जगह लगेगा कि आपका x है डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, मतलब दोनों को नीचे लेके मल्टीप्लाई करना था, इनटू का ये 14 दिखते ही अब ये जो 112 है ये आरएचएस में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है। अब 20 से 12 जाएगा तो 8 ही तो रहेगा, अब 4 से 1 जाएगा तो 3 ही तो रहेगा, तो ये 308 के बराबर हो गया। अब 7 से जब मैंने काटा तो ये गया आपका 2 बार,
अब 2 से जब मैंने काटा तो ये गया आपका 154 बार। अब 5 का मल्टीप्लीकेशन है 154। एक गजब का यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन ट्रिक भी बता देता हूं कि किसी नंबर को जब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको कुछ नहीं, उस नंबर का स्ट्रेट हाफ कर दीजिए, उस नंबर का स्ट्रेट हाफ कर दीजिए। तो 154 का हाफ कितना हो जाएगा? 77। इतना तो कर सकते हैं जल्दी। हाफ करने के बाद लास्ट में एक जीरो डाल दीजिए, तो आपका आंसर आपके सामने रेडी है। किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हाफ कर दीजिए, लास्ट में जीरो डाल दीजिए, हाफ कर दीजिए, लास्ट में जीरो डाल दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 770 हो गया। आगे बढ़ेंगे इस सवाल में। इस सवाल में मैंने देखा कि 1287 यहाँ पे अपने जगह है। पहले इसको 8 से काटते हैं। 8 5 जा 40 55, 8 6 जा 48 72, 8 9 जा 72, तो ये 569 रहा। अब मुझे माइनस करने, माइनस जब मैं करूंगा तो 87 से जब 69 जाएगा तो 18 रहेगा, 12 से जब 5 जाएगा तो 7 रहेगा, तो ये 718 है। बराबर ये आ गया आपका x%, x% मतलब x बाई 100 होता है, और इनटू का ये आ गया आपके पास 1795। अब देखिए ये 5 से तो जा रहा है ना, दिख रहा है। 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 29, 5 जा 45, 9। अब देखिए ये नंबर होल नंबर्स में आंसर दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो और काटाकुटी कैंसिल आउट होगा। तो देखिए ये 20 तो अपना काम मल्टीप्लाई करेगा जब एलएचएस में जाएगा, तो जो डिवीजन होगा इन दोनों के आपस में होगा, इसके और इसके बीच में। तो देखिए 350 का दुगना जो होता है वो 700 होता है, और 9 का दुगना जो होता है वो 18 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 359 का डबल ही है आपका 718। अब ये 2 में कैंसिल होने के बाद 20 जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 40 निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 40। डन है। आगे बढ़े। आगे मैंने देखा ये सवाल, ये सवाल को मैं एक अलग तरीके से सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो 4 से जब मैं काटूंगा तो 4 3 जा हो गया आपके पास 12, ये आपका हो गया 26, 4 6 जा 24, 28, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 367। अब देखिए माइनस में ये जो टर्म है क्वेश्चन मार्क के साथ एसोसिएट, इसको ले लीजिए आरएचएस में, ये प्लस बन जाएगा जिसका वैल्यू आपको निकालना है, और ये 8227 जो है प्लस में, ये एलएचएस में आने से माइनस हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको एक स्टेप दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे मेरे पास 8820 है, प्लस 367 है, माइनस 8227 है, और यही जो बराबर है वो 20% मतलब 1/5 ऑफ x के बराबर है। तो अब मैं इस चीज को कैलकुलेशन एक गलत तरीके से सिखाता हूं। 7 प्लस में है, 7 माइनस में है, तो जब इस 7 से इस 7 को माइनस करूंगा तो 7 से 7 जाने के बाद यहां पे यूनिट डिजिट 0, यहां पे यूनिट डिजिट्स में नहीं कर रहा, मतलब 367 से 227 अगर मैं हटाऊंगा तो 7 के साथ 7 तो चला ही गया, तो सबके लास्ट में अभी 0 आ गया। मतलब ये चीज बन गया, अब मैं कह सकता हूं कि 360, और ये चीज बन गया मेरे पास 8220। ये देखने का नजरिया चाहिए। सर फायदा क्या होगा? अब देखिए 8820, इसको मैं लिख दे रहा हूं कि ये आपको दिखना चाहिए कि अब 360 है और ये आपका 8827 है, क्योंकि यहां से मैंने सपोज मान लीजिए +7 निकाल दिया था, ये 0 हो गया, और इस तरह से भी +7 मैंने निकाल दिया था, और ये +7 जब ब्रैकेट से पहले आएगा -7 के साथ कट जाएगा। मतलब मैं इतना क्यों खोल के दिखा रहा हूं यार, 7 के साथ 7 तो चला ही जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। अब मैं ये कह सकता हूं कि बड़े नंबर ये दोनों हैं आसपास, तो इन दोनों का कैलकुलेशन पहले कर दीजिए। अब देखिए 8820 से जब 8220 जाएगा तो 20 के साथ 20 चला गया, 8000 से 8000 चला गया, बस 800 से 200 जाने के बाद जो डिफरेंस रहेगा वो 600 का रहेगा। समझ में आ रहा है? 600 में यहां पे प्लस का 360 है, तो टोटल अभी फाइनली मेरे पास एलएचएस में जो बचा वो 600 प्लस 360 960 बचा। ये नजरिया चाहिए। अब ये जो है वैल्यू, ये 1/5 ऑफ x के बराबर है, तो x का वैल्यू आएगा 960 इंटू 5। मैंने क्या कहा था आज, किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? उसका हाफ कर दीजिए। 960 का हाफ इतना तो कह सकते हैं 480, और उसमें एक 0 लगा दीजिए, तो 4800 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हेन यू मल्टीप्लाई 960 विद 5। तो इसी तरीके से इन सवालों को डील आउट किया जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है यार, करने में भी शर्म आ रहा है। 75% मतलब 3/4। सर ये कैसे हुआ? 25% सबको पता है कि 1/4 होता है, 75% जो है वो 25% का 3 गुना है, तो ये फ्रैक्शन भी 3 गुना हो जाएगा, तो 1/4 का 3 गुना 3/4 हो जाएगा। ऑफ ये हो गया आपका 2280, और ये हो गया आपका 1/3। सबसे प्यारा चीज तो 3 के साथ 3 गया। अब सिर्फ 4 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आपके सामने। 4 5 जा 20, 28, 470, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना? 570। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा स्पीड से आप लोग कर पाएंगे। और ये एक सवाल और 2 सवाल है क्या? हाँ चलिए इसको करते हैं। अब देखिए ये रूट अंडर के नीचे ये 25% बैठा है। 25% का मतलब 1/4 है। 1/4 किसका निकालना है? 784 का निकालना है। मैंने निकाला, 7 4 से काटा, 7 1 4 1 जा 4, 38 9 24 6, ये 196 है। लेकिन ये टोटल चीज जो है वो रूट अंडर के नीचे, तो रूट 196 जो है वो कितना आ जाएगा आपका? 14।
14 में आप अगर 5 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 70 में जब आप 440 का एडिशन करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 510 और ये 510 जो है वो प्यारा सा किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है। अब ये 4 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 का 4 गुना 2000, 10 का 4 गुना 40, तो करेक्ट आंसर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2040 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? दिस वाज द 14th नंबर सिंप्लीफिकेशन वी आर डूइंग एंड दिस इज द फाइनल वन। फाइनल सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही इजी है। अब यहीं से मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए सब है तो 7 के साथ मैंने काटा तो ये बन गया मेरे पास 12, 3 से मैंने काटा तो ये बन गया मेरे पास 4, अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और उसका स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर बच्चे के जुबान पे होता है कितना, 256। तो मेरे ख्याल से जो 15 सिंप्लीफिकेशन में मैंने कुछ सवाल आपको हटके अलग तरीके से करवाए हैं। सेशन अगर अभी तक पसंद आया होगा तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये सेशन सब तक पहुंच पाए। आगे अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के फॉर्म में मिले तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास प्लस और माइनस 2। कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस 2। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो x का वैल्यू प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्म में सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं सिंबल्स डालूंगा। अगर इक्वेशन माइनस और प्लस के फॉर्म में, माइनस और प्लस के फॉर्म में, तो उसके रूट्स किस में आएंगे, प्लस और प्लस के फॉर्म में। क्लियर? अब फोकस कीजिए 8, इस 8 के दो फैक्टर्स बताओ, इस 8 के दो फैक्टर्स बताओ और ऐसे फैक्टर्स बताओ कि सेकंड सिंबल यहां पे क्या है, प्लस, उनको प्लस करने से y का कोएफिशिएंट कितना, 6 आना चाहिए। विद एंड होते होते आपको पता चल जाएगा, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग प्रो है उन्होंने तो करके वेट कर रहे होंगे। तो माइनस प्लस के लिए इक्वेशन का सिंबल क्या है, प्लस प्लस। 8 को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है, जैसे कि प्लस करने से 6 आए, और प्लस क्यों, क्योंकि सेकंड सिंबल प्लस है, और 6 क्यों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 6 है। अब 8 को अगर मैं 4 और 2 में तोड़ूंगा तो 4 इंटू 2 8 बनता है और 4 प्लस 2 6 बनता है, तो बन गया आपके फैक्टर्स, काम खत्म, इतना ही था। अब मुझे कंपेयर करना है। अब प्लस 2 की मैं अगर बात करूं तो प्लस 2 जो है वो प्लस 4 से छोटा है लेकिन प्लस 2 के साथ बराबर होगा। माइनस की बात ना ही की जाए तो अच्छा है, क्योंकि माइनस वाला टर्म इन दोनों प्लस वाले टर्म, चाहे प्लस 4 की बात की जाए या प्लस 2 की बात की जाए, माइनस वाला टर्म इन दोनों से छोटा आएगा। तो जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे मैक्सिमम केसेस में लेस देन मिला, लेकिन एक आध केस में इक्वल भी तो मिलता, तो लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, x का जो वैल्यू है वो लेस और इक्वल टू किसके साथ होगा, y के साथ होगा। डन है? आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। जब इक्वेशन आपको प्लस माइनस के फॉर्म में मिलते हैं तो रूट्स आपके माइनस प्लस होंगे। ये मैंने क्वाड्रेटिक में पूरा कंप्लीट कर रखा है, एक ही वीडियो है, देख लीजिएगा। अब 15 को तोड़ना है, जैसे कि सेकंड सिंबल माइनस करने से x का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है। अब 15 को अगर मैं 5 और 3 में तोड़ूंगा तब माइनस करने से 2 आ जाएगा। ये आगे उनके रूट्स। अब इक्वेशन माइनस प्लस, लास्ट इक्वेशन में मैंने कहा था कि प्लस प्लस आएगा। 20 को तोड़ना है, जैसे कि प्लस, क्योंकि सेकंड सिंबल प्लस है, प्लस करने से आपको 9 मिलता हो। अब 5 और 4 में अगर मैं 20 को तोड़ दूंगा तो 5 और 4 जोड़ने से 9 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 तोड़ ही तो है 20 को, 5 इंटू 4 20 ही बनता है। तो ये आने के बाद देखिए माइनस को और कंपेयर कीजिए ही मत, क्योंकि माइनस वाला जो टर्म है वो प्लस 5 और प्लस 4 से तो छोटा आएगा। प्लस 3 को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो वो भी प्लस 5 और प्लस 4 दोनों से छोटा ही आ रहा है, हर बार छोटा आ रहा है, मतलब क्लियरली आपका x का वैल्यू लेस देन होगा y से। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल ये रहा। इक्वेशन माइनस प्लस है, याद रह गया होगा मेरे ख्याल से, प्लस प्लस होगा। अब एक्स स्क्वायर का जब कोएफिशिएंट होता है तो इसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि मैंने और तरीके बताए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे नंबर्स है, एग्जाम में छोटे छोटे नंबर्स ही पूछे जा रहे हैं, आपने देखा है एसबीआई क्लर्क में। तो छोटे छोटे नंबर जब होंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, वही 2 बनेगा। वही 2 को तोड़ना है, जैसे कि 3 आए, वो भी प्लस करने से। तो 2 को कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, 2 को फैक्टराइज करने के लिए, 3 बनाने के लिए 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। और लास्ट चीज, एक स्टेप कभी गड़बड़ मत कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, उसको यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड करना होता है। ठीक है? तो कोएफिशिएंट में इतना ख्याल रखना होता है। और एक बार सिखा देते हैं, माइनस प्लस किस में आएगा सर, प्लस प्लस क्या करना है सर, 1 इंटू 6 करना है। मैंने कहा कितना मिला सर, 6 मिला। 6 को क्या करना है सर, तोड़ना है, जैसे कि प्लस करने से सर क्या आ जाए, 5 आ जाए। 6 को प्लस करके 5 3 और 2 से ही बन सकता है। और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं कहूं तो इधर 6 और इधर 6। पहला चीज, हर एक में जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए। यहां पे 2, यहां पे 2 डिनोमिनेटर, यहां पे 2 में कैंसिल करने से 3, यहां पे 2 में कैंसिल करने से 3। यहां से 2 तरीके निकल के आएंगे, या तो आप 3/3 करके इसको 1 कह सकते हैं, और 2/3 जितने लोगों को पता है वो 66.66% होता है, जिसको मैं 0.66 लिख सकता हूं। तो उन्होंने आंसर निकाल दिया ऑलरेडी। कैसे? अगर मैं +2 को कंपेयर करूंगा 1 के साथ,
या 0.66 के साथ, तो हमेशा +2 बड़ा आएगा। 1 को अगर मैं कंपेयर करूं 1 के साथ या फिर 0.66 के साथ, तो 1 के साथ 1 इक्वल आ जाएगा, लेकिन 0.66 से तो 1 बड़ा आएगा। तो हर बार बड़ा आने का चांसेस है, लेकिन एक बार इक्वल आ सकता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ग्रेटर इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर वी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहीं से आप अपने एक दूसरे मेथड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो मुझे खासकर पसंद नहीं है, मैं वो मेथड भी बता देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक दूसरा मेथड इस कंपैरिजन का बता रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। कंपैरिजन का दूसरा मेथड कुछ ये कह रहा है कि कॉमन काटने के बाद मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे डिनोमिनेटर 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 इंटू 3 बन जाएगा आपका 6, 1 इंटू 3 बन जाएगा आपका 3, और ये आपका ऑलरेडी है 3 और ये आपका ऑलरेडी है 2। अब मैं अगर कंपेयर करूंगा तो 6 3 और 2 दोनों से बड़ा है, और 3 3 के साथ इक्वल है, लेकिन 3 2 से बड़ा है। तो अगेन मुझे आंसर वही मिला कि हर बार ग्रेटर नहीं तो इक्वल हो सकता है। इसका एडवांटेज बस इतना है कि आपको डेसिमल से गुजरना नहीं पड़ेगा, लेकिन डिसएडवांटेज इतना है कि कई कबार हम देख के आंसर बता सकते थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई हमें लेंदी वे को ले जाता है। इतना डिफरेंस है। बढ़ते हैं आगे। 3x² माइनस 4x प्लस 1, तो यहां पे माइनस प्लस तो रूट्स किस में आएंगे सर? प्लस प्लस में आएंगे। माइनस प्लस तो रूट्स किस में आएंगे सर? प्लस प्लस में आएंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 1 को, कितना आ गया? 3। 3 को बनाना है 4, तो कैसे कर सकते हैं? 3 इंटू 1 और 3 प्लस 1 4। यहां पे अगर मैं 2 इंटू 3 को गुणा करूंगा तो 6, 6 को मुझे बनाना है 5, तो क्या कर सकते हैं? वही 3 और 2 ऐड करने से 5 आ जाएगा। अब यहां पे x² का कोएफिशिएंट 3 था, डिवाइड कर दीजिए। यहां पे y² का कोएफिशिएंट 2 था, डिवाइड कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि डिवीजन आप लोग कर सकते हैं। ये 1, ये 0.33, ये 1.5, ये 1 जो है वो 1 के साथ इक्वल 0.33 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो किसमें हुआ होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 आ गया था, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करके दिखा देता हूं। यहां पे डिनोमिनेटर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे डिनोमिनेटर 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को LHS में मल्टीप्लाई करते ही ये 6 और ये 2 बन जाएगा। 3 को RHS में मल्टीप्लाई करते ही ये 9 और आपका 6 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं। 6 जो है वो 9 से क्या होगा? छोटा होगा। 6 जो है वो 6 के साथ क्या होगा? इक्वल होगा, तो लेस और इक्वल मिल चुका है। 2 जो है वो 9 से भी छोटा और 6 से भी छोटा, तो हर बार लेस मिल सकता है, और एक बार मुझे इक्वल टू मिल रहा है, तो लेस भी बन सकता है, इक्वल भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े तो ये अपना सिंप्लीफिकेशन है। एक और सिंबल आपको सिखा देते हैं कि अगर इक्वेशन प्लस प्लस में होगा तो नोट डाउन कर दीजिए, रूट जो है वो माइनस माइनस में आएंगे। 72 को तोड़िए जैसे 17 आ जाए, 9 इंटू 8 72, 9 प्लस 8 17। अब प्लस प्लस है इक्वेशन तो माइनस माइनस में आएगा। 110 को तोड़िए जैसे कि प्लस करने से 21 आ जाए, 11 और 10 को गुणा करने से 110 और ऐड करने से 21। अब यही देखते देखते 11 और 10 देख के और यहाँ पे 9 और 8 देख के आप लोग बोल देते हैं कि सर छोटा है, x लेस देन y करेक्ट आंसर। वो गलत हो जाएगा। क्यों? हालांकि 9 और 8 अगर होते तो वो 11 10 से छोटे होते, लेकिन उनके साथ नेगेटिव का सिंबल भी तो अटैच है। नेगेटिव में जिसका नंबर छोटा होगा उसका वैल्यू बड़ा होता है। ये आपको पता है कि -9 जो है ना वो -11 से क्या होता है पता है? ग्रेटर होता है। याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। -9 -10 से भी ग्रेटर होता है। माइनस के साथ छोटा नंबर वैल्यू बड़ा होता है। -8 -11 से भी बड़ा होगा और -10 से भी बड़ा होगा। तो हर बार जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे एक ही चीज मिला, ग्रेटर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में परफेक्टली फिट हुए होंगे। अगर मजा आया होगा तो एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन की ओर। इन द गिवन बिलो लाइन चार्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फोटो प्लस वीडियो जो पोस्ट किए गए हैं, पोस्टेड बाय ईच पर्सन PQRSTUB ऑन देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल इज गिवन। अपने सोशल मीडिया में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फोटो और वीडियो मिला के लोगों ने जो पोस्ट किया है उसका डेटा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर की बात करूं तो आर ने टोटल, यहां पे मैं थोड़ा कलर को रेड कर देता हूं ताकि इस ग्राफ के साथ अच्छा जाए। तो अगर मैं आर की बात करूं तो आर ने टोटल सोशल मीडिया में 40 पोस्ट किए हैं, इंक्लूडिंग बोथ फोटो एज वेल एज वीडियो। अब वी की बात करूं तो वी 60 टोटल पोस्ट, और ये बीच में है, इसको देख लेते हैं। तो यू जो है ये क्लियरली जो बीच में किसके बीच में, 40 और 50 के बीच में, तो ये 45 में लाई कर रहा होगा। इतना तक डेटा क्लियर होने के बाद सवाल में कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय पी इज हाउ मच % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय क्यू। जब भी परसेंटेज पूछे सबसे पहले क्या निकाल दीजिए? रेशियो। मुझे परसेंटेज किसके बीच में एस्टेब्लिश करना है? पी के पोस्ट और क्यू के पोस्ट के बीच में। तो पहले रेशियो एस्टेब्लिश कीजिए। पी ने टोटल कितने पोस्ट किए सर? 10। क्यू ने टोटल कितने पोस्ट किए सर? 30।
तो मुझे बताइए कि इनके बीच में रेशियो कितने का आ रहा है, 1:3। अगर रेशियो 1:3 का आ रहा है तो मैं अभी परसेंटेज कैसा एस्टेब्लिश करूंगा, मुझे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ, कितना प्रतिशत है, 1:3 का कितना प्रतिशत है। तो व्हाट परसेंट ऑफ जब भी पूछा जाए आप बस डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 1/3 और परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1/3 जो होता है वो बच्चे जानते हैं कि कितना होता है, 33 होल 1/3% होता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का टेबल याद होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 33 होल 1/3% हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ द नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोस पोस्टेड बाय आर वेयर इन द रेशियो 3:5, तो आर ने टोटल कितना पोस्ट किया वो देख लीजिए। सर आर ने टोटल 40 पोस्ट किया है। मैंने कहा ठीक है, और वो 40 पोस्ट में जो फोटोज और वीडियोस पोस्ट किए गए हैं वो किस रेशियो में है, सर वो 3:5 के रेशियो में है। फाइंड द नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड बाय आर, तो वीडियोस निकालना है मतलब 5 पार्ट निकालना है। तो 5 पार्ट कैसे निकालेंगे, 40 को 3:5 यानी कि 3 + 5 8 पार्ट्स में ब्रेक करने हैं। तो 40 को अगर मैं 8 पार्ट में ब्रेक करूंगा तो 1 पार्ट आपका कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 1 पार्ट अगर आपका 5 आ जाएगा तो वीडियोस 5 पार्ट्स के डाले गए हैं, तो 5 × 5 कितने हो जाएंगे आपके, 25 वीडियोस टोटल डाले गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर है। इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे, टोटल है कितना 40, टोटल फोटोज और वीडियोस मिला के कितने पार्ट्स, इसको 3 इसको 5, तो टोटल 8 पार्ट्स में बांटने। मुझे वीडियोस चाहिए मतलब 5 पार्ट चाहिए तो × 5 से कर दूंगा, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाता 5 × 5 25। मैं बिगिनर्स को सिखाने के लिए थोड़ा बेसिक से जा रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स बाय टी इज हाउ मच % लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स बाय एस। तो मैंने क्या कहा था भैया, परसेंटेज निकालने से पहले रेशियो निकाल दीजिए। टी का टोटल पोस्ट कितना है, ये रहा, जो कि 30 और 40 के बीच में मतलब 35। एस का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एग्जैक्टली 50 में लाई कर रहा है। रेशियो अगर मैं 5 से काटूं तो ये 7, 5 से काटूं तो ये 10, रेशियो आ गया 7:10। अब पूछा गया कि ये जो 7 है ना टी, वो 10s से कितना % लेस है। जब भी आपको % लेस पूछा जाए तो आप उन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस निकाल दीजिए। लेस पूछ रहा है तो डिनोमिनेटर में मोर को रख दीजिए और इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिफरेंस 7 और 10 के बीच में कितने का है, सर 3 का है। डिवाइडेड बाय 7 और 10 में मोर वैल्यू कौन है, सर 10 का है। इनटू क्या करना है, 100 करना है, 0 के साथ 0 कटा, 3 × 10 कितना आ गया आपका आंसर, 30% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि पूरा परफेक्टली क्लियर होगा। इफ द नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोस बाय यू इज इन द रेशियो 2:3, तो यू ने टोटल कितने पोस्ट किए बेटा, यू ने टोटल ये रहा 40 और 50 के बीच में यानी कि 45 वीडियोस पोस्ट किए हैं। ये जो है इसमें फोटोज और वीडियोस जो है वो किस रेशियो में है, 2:3 रेशियो में है। अब पहले मुझे पूछा गया देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड बाय यू एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय पी। तो वीडियोस यू ने कितने डाले वो पहले निकाल देते हैं। तो 45 को मुझे 2 + 3 यानी कि 5 पार्ट में ब्रेक करना है। 45 को 5 पार्ट में ब्रेक करूंगा तो 1 पार्ट कितना आ जाएगा, 9। 1 पार्ट अगर 9 तो आपके वीडियोस 3 पार्ट के हैं, तो 3 × 9 27 वीडियोस टोटल अपलोड किए गए होंगे यू द्वारा। मुझे जो सम चाहिए वो यू द्वारा जो वीडियोस 27 और किसका सम चाहिए, और पी द्वारा डाले गए सारे के सारे पोस्ट। अब पी ने टोटल पोस्ट कितने डाले, 10, तो 27 वीडियोस और 10 पोस्ट बाय बी टोटल मिलाने से 27 + 10 कितना आ जाएगा, 37 विल बी द रिक्वायर्ड सम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37। क्लियर है। आगे बढ़े तो ये एक सवाल प्यारा सा है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय क्यू एंड वी टुगेदर। तो पहले देखते हैं क्यू ने कितना पोस्ट किया, सर 30, और वी ने कितना पोस्ट किया, सर 60। तो क्यू और वी का टोटल 30 + 60 कितना हो गया मेरे पास, 90। ठीक है। इज हाउ मच मोर देन, परसेंटेज नहीं है, वो कितना ज्यादा है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय आर एंड टी। अगर मैं आर की बात करूं तो आर ने टोटल पोस्ट कितने डाले हैं, 40। टी की अगर मैं बात करूं तो टी ने टोटल पोस्ट कितने डाले हैं, 30 और 40 के बीच में 35। तो 40 और 35 का सम जो होता है टुगेदर टोटल 75 होता है। और ये 90 जो है वो 75 से कितना ज्यादा है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, कितने का आएगा, 15 का। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने पोस्ट का है, 15 पोस्ट का है। उम्मीद करते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट परफेक्टली आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी लेवल का सवाल है तो आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन अरिथमेटिक की ओर, और सेशन को एक बार आप सभी को रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, और हाँ पॉज करके कीजिए ताकि आपको आपके और हमारे बीच में जो अप्रोच के बीच में अंतर है ना वो पता चले। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20% मोर देन इट्स ब्रेड्थ एंड
तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 20% ज्यादा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 20% का मतलब आप सभी को पता होगा 1/5, मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट ज्यादा है। कौन? लेंथ ज्यादा है। तो ब्रेड्थ अगर आपका 5 पार्ट का होगा तो उससे 1 पार्ट ज्यादा आपका लेंथ कितने पार्ट का होगा? 6 पार्ट का। जो लोग प्रैक्टिस किए ना, ये सेकंड्स में आएगा, सेकंड्स मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 220। बेटा पेरीमीटर क्या होता है? फॉर्मूला 2 होल इनटू l प्लस भी मुझे मत बताओ। पेरीमीटर मतलब टोटल सम ऑफ बाउंड्रीज। 2 लेंथ होंगे, हाँ सर। 2 ब्रेड्थ होंगे, हाँ सर। मतलब 2 लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 6 6 12 पार्ट। 2 ब्रेड्थ की बात करूं तो 5 5 10 पार्ट। 12 प्लस 10 तो टोटल जो पेरीमीटर होगा वो कितने पार्ट का होगा? 22 पार्ट का होगा। क्लियर है? 2 लेंथ, 2 ब्रेड्थ, 6 6 12, 5 5 10, 12 प्लस 10 22 पार्ट। और यही जो पेरीमीटर 22 पार्ट का है, यही आपको 220 मीटर दिया गया है। 22 पार्ट बराबर 220, तो 1 पार्ट बराबर 10 मीटर आ गया। 1 पार्ट बराबर 10 आ गया तो मुझे पूछा है कि एक एरिया बताओ स्क्वायर का हैविंग साइड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसका साइड रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर है। अब रेक्टेंगल का लेंथ तो आपका 6 पार्ट है। 1 पार्ट अगर 10 मीटर है तो लेंथ जो 6 पार्ट है वो 60 मीटर आएगा। और अगर इसका लेंथ 60 मीटर आएगा तो स्क्वायर का जो साइड है वो भी तो 60 मीटर आएगा, क्योंकि वो इसी लेंथ के साथ बराबर है। तो स्क्वायर का साइड अगर 60 मीटर आ गया तो मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए। स्क्वायर का एरिया जो है वो कैसे निकाला जाता है? a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर। इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप लोगों को पता है। तो मैंने बेसिक से ये चीजों को सिखाया है ताकि चीजें आपको थोड़ा कंफर्टेबल वे में, काफी बिगिनर्स होते हैं वो भी छोटे चीजों को सीख पाए। ठीक है, तो 3660 का स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इन्वेस्ट रुपीज 12,800 एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 14,400। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 12,800 इन्वेस्ट किया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 14,400 इन्वेस्ट किया। पॉज करके कीजिए। आफ्टर 5 मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस। 5 महीने के बाद बी ने बिजनेस को छोड़ दिया, तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 5 महीने तक चला। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना। तो बी का प्रॉफिट शेयर निकालो टोटल इतने प्रॉफिट में से। तो पहले मैं देख लेता हूं कि प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ेगा। प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कौन कितना? ये 14,400 5 महीने तक दिया तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इसका प्रोडक्ट होगा। और इसने तो कभी बिजनेस को छोड़ा नहीं ना, पार्टनरशिप को, तो ये टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट मतलब पूरा 12 महीने तक रहा होगा एनुअल प्रॉफिट पाने तक। 12 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, तो यही इसका टोटल इन्वेस्टमेंट और ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं निकालना, टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। तो रेशियो मतलब जो कॉमन पार्ट है मैं कैंसिल कर सकता हूं। 00 के साथ मैंने 00 काटा, 12 के साथ मैंने काट दिया तो ये 12 का स्क्वायर होता है 12। 4 में काटूंगा तो ये 3, 4 में काटूंगा तो ये 32। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पास रहा सिर्फ और सिर्फ 32 पार्ट्स इन्वेस्टेड, और यहाँ पे 3 × 5 15 पार्ट्स इन्वेस्टेड। जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना प्रॉफिट लेगा। तो प्रॉफिट 32:15 रेशियो में बांटा जाएगा। आपको बी का शेयर निकालना है और टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया आपको? 23,500। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 23,500 का टोटल प्रॉफिट जो है वो ए और बी में 32:15 रेशियो में बांटने के लिए 32 + 15 47 पार्ट्स में बांटने होंगे। 47 पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद ये आपका जो भी आएगा 1 पार्ट का वैल्यू आएगा। 1 पार्ट वैल्यू निकालने के बाद आपको बी का शेयर निकालना है और बी को मिलना है कितना? 15 पार्ट्स। तो 15 पार्ट्स निकालने के लिए इनटू का 15 कर दीजिए। मैंने आज ही सिखाया है डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल में, फर्स्ट वाला जो वीडियो निकाल लेते। तो अगर मैं देखूं तो क्लियरली यहां पे मैं कह सकता हूं कि 47 का 5 टाइम्स, क्योंकि मैंने क्या कहा था 5 टाइम्स मतलब उसका आधा में एक 0 लग रहा है। तो 47 का आधा 23.5 और 0 लगने का मतलब होता है इनटू का 10 होता है। तो 47 का आधा 23.5 और 0 मतलब 10 जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 235। तो मैं कह सकता हूं कि 47 5 जा 235, यह हो गया आपका 500 × 15, 15 × 5 हो गया 75 में 2 0। करेक्ट आंसर हो गया बी का शेयर कितना? 7,500। एक्सपेक्ट करता हूं कि पूरा परफेक्टली चीजें क्लियर हो रही है और आप लोग एक बार पॉज करके इस सवाल को भी करेंगे, उसके बाद हम आपके और हमारे अप्रोच के बीच में डिफरेंस फील करेंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 300% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 300% ज्यादा है। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उन्होंने तो 4:1 बना दिया होगा, लेकिन अगर मैं पढ़े लिखे नहीं है, बेसिक से सीख रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 होगा तो मार्क्ड प्राइस 300% ज्यादा होगा। मतलब 300 ज्यादा होगा, कितना होगा? 400 होगा। गलती से 300 और 100 मत कर दीजिएगा, 100 300 ज्यादा है ना, तो 400 होगा। तो रेशियो निकाल दीजिए। 0000 काट दिया तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो प्यारा सा रेशियो निकल के आ गया वो 4:1 का है। इफ आफ्टर 50% डिस्काउंट, इससे अच्छा नंबर और हो ही नहीं सकता। 50% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस जो है वो 1200 का है। 50% का डिस्काउंट मतलब क्या पता है? 50% छूट मिल गया तो आप उसी चीज के 50% में ही चीजों को खरीद लेंगे। मतलब अगर मैं 4 पार्ट मार्क प्राइस से
आधे का डिस्काउंट हटा दूं तो आधे में बेचूंगा, मतलब मैं बेचूंगा भी 2 में। अरे 4 का आधा हटा दिया डिस्काउंट तो आधा रहा बाकी, उसी में सेल करना है 2 पार्ट। तो अगर मेरा मार्केट प्राइस 4 पार्ट का होगा तो आधा इसका 2 पार्ट का होगा। 2 पार्ट अगर मैं निकाल दूंगा डिस्काउंट तो सेल करूंगा 2 पार्ट बाकी में, और यही जो 2 पार्ट में सेल कर रहा हूं यही बराबर हो रहा है 1200। अगर 2 पार्ट बराबर 1200 हो रहा है तो मुझे क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस आपका 1 पार्ट है, इसी हिसाब से तो चल रहा है। 2 पार्ट बराबर 1200 तो 1 पार्ट बराबर उसका आधा कितना हो जाएगा, 600। आ गया आंसर। तो रेशियो का इस्तेमाल कीजिएगा, काफी बेहतरीन तरीके से आंसर आ जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बहुत ही प्यारे से फिगर्स थे, इसीलिए जल्दीबाजी में हो गया आंसर। थोड़े इधर उधर 23% 24% देते तो थोड़ा इसको 400-100 में खेलना होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। आपका जो स्टिल वाटर में स्पीड है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट स्टिल मैं लिख रहा हूं, वो कितने का है, 18 किलोमीटर पर आवर का है। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अपस्ट्रीम। या तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉमन सेंस जितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में गैप क्या होता है पता है, कितने का अंतर होता है पता है, 2 करंट का अंतर होता है। और वही 2 करंट अगर 6 किलोमीटर पर आवर है तो एक करंट जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर का चल रहा होगा। तो मैंने ओरली निकाल दिया करंट 3, लेकिन जितने लोग फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि डाउनस्ट्रीम जो है वो अपस्ट्रीम से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में ये जो डिफरेंस है यही 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट क्या होता है, फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। करंट क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। और अगर डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 है और डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का वैल्यू 6 है तो 6/2 करंट का वैल्यू कितने आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। वही तो मैं बोल रहा था कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में 2 करंट का गैप होता है, क्योंकि बीच में आपका बैठा होता है आपका स्टिल वाटर, उसमें एक करंट जोड़ने से डाउनस्ट्रीम आता है और एक करंट घटाने से अपस्ट्रीम आता है, तो 2 करंट का गैप रहता है। वही 2 करंट का गैप 6 अगर दिया है तो करंट आपका 3 का चल रहा होगा, वो हम ओरली निकाल सकते थे। अब मुझे बोला गया है कि हाउ मच डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम बोट कैन गो इन इतना। अब स्टिल वाटर में स्पीड 18 है, करंट आपका 3 है, तो जायज सी बात है डाउनस्ट्रीम में कितने में जाएगा, खुद का 18 और करंट का 3 मिलाने से 21 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जाएगा। अब 21 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अगर मैं 5 घंटा जाता तो 21 × 5 105 कवर कर लेता, 4 घंटा जाता तो 21 × 4 84 कवर कर पाता। लेकिन ये जो टाइम मुझे दिया गया है वो 5 आवर्स 20 मिनट्स है, तो डरना नहीं है। 5 घंटे अपने जगह सही है, बस मिनट जो 20 है उसको डिवाइड 60 करके आवर्स में कन्वर्ट कर दो। 20/60 आ गया आपका 1/3, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 होल 1/3। और इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो 5 × 3 15 + 1 16/3 आवर्स मुझे ट्रैवल करने हैं। 2 घंटा ट्रैवल करता तो 21 × 2 ट्रैवल करता, 3 घंटा तो × 3, 7 घंटा तो × 7, तो 16/3 घंटा मतलब 16/3 आवर्स मल्टीप्लाई होगा। तो 3 अगर मैं काट दूंगा ये 7 × 16 आ जाएगा आपका 112 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 112। अगर फिर भी आप फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास 21 किलोमीटर पर आवर है, टाइम आपके पास 16/3 है, मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन ऐसा मत रटिए यार, थोड़ा लॉजिक के ऊपर फोकस कीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे। बढ़ते, प्यारा सा सवाल है एजेस का, इसको हम लॉजिकली कर सकते हैं कैसे। 2 years hence, आप अपने तरीके से x लेके कीजिए, हम बिना x के सिर्फ रेशियो में निपटा देंगे। कैसे पता है, 2 years hence एज रेशियो बिटवीन A and B विल बी 3:4। 2 साल बाद A और B के एज में जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, 3:4 का होगा। 8 years ago, 8 साल पहले द एज रेशियो ऑफ A and B was 2:3। 8 साल पहले उनके एज के बीच में रेशियो 2:3 का था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए का प्रेजेंट एज निकालना है, सब भूल जाइए, मैं आपको जो पूछ रहा हूं वो बताइए। 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं और 2 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो गैप कितने साल का आया होगा, किसी के एज में भी 10 साल का गैप आया होगा। ठीक है, किसी के आदमी ए बी सी, आप में, हमारे पिता माता जो भी है, 8 साल पहले और अब से 2 साल बाद जो गैप है वो 10 साल का होता है। तो यहां पे ए के जो एज है उसमें भी 10 साल का गैप आया होगा इसी बीच, बी के एज में भी 10 साल का गैप आया होगा इसी बीच। तो दोनों के अगर 10-10 मतलब गैप बराबर के हैं नंबर्स में, एजेस में, तो रेशियो में भी गैप बराबर होने चाहिए। 2 से 3 गैप कितने पार्ट का है, 1 पार्ट का है। 3 से 4 गैप कितने पार्ट का है, 1 पार्ट का है। और ये जो 1 पार्ट का गैप इनके एज में है वो 10 साल के वजह से है, तो 1 पार्ट 10 साल तो ओरली हम बता सकते हैं। अब मुझे ए का एज निकालना है, तो मुझे पता चला कि ए का एज कुछ मुझे दिखा रहा है 3 पार्ट का होता है या फिर 2 पार्ट का होता है। तो अगर मैं छोटे को इसको लेके चलता हूं, ठीक है,
एक पार्ट अगर आपका 10 साल हो गया तो मैं कह सकता हूं कि 3 पार्ट आपका कितना होगा, 30 साल होगा। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, गलती मत कीजिएगा। ये जो 3 पार्ट ए था वो कब था, वो सर 2 साल बाद होगा, मतलब अभी तक हुआ नहीं, 2 साल बाद ए 3 पार्ट यानी कि 30 साल का होने वाला है। अगर 2 साल बाद वो 30 का होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं ना, तो 30 से 2 घटाने से अभी उसको कितना चल रहा होगा, 28 ईयर्स चल रहा होगा, तो प्रेजेंट एज उसका कितना होगा, 28 ईयर्स होगा। आप इस ऊपर को लेके भी कर सकते थे, कैसे, अगर मैं 2 पार्ट निकालूंगा तो 2 पार्ट आएगा आपका 20 ईयर्स, क्योंकि एक पार्ट तो 10 प्यारा सा निकल के आए। ये एज कब का एज है, ये 8 साल पहले का एज है। 8 साल पहले का एज अगर 20 है तो इसी 8 साल में वो 8 साल बढ़ के प्रेजेंट में कितना हो गया होगा, 28 हो गया होगा। आप इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, आंसर आपको एक ही आएगा, 28 ईयर्स। क्लियर है, बढ़िया आगे चलिए। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 4:6:3। ए बी और सी की काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, काम करने की क्षमता किस रेशियो में है, 4:6:3। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। मिलके वो काम को 8 दिन में कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे डेज में आ रहा है, ऑप्शन भी यहाँ पे डेज में आ रहा है, तो एफिशिएंसी जो है वो आपका एक दिन का काम के हिसाब से चल रहा है, पर डे वर्क। अगर सवाल आपको आवर्स में देता तो पर आवर वर्क में एफिशिएंसी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेज दिया गया, तो एफिशिएंसी आपका पर डे वर्क, हर दिन का काम कहलाता है। तो हर दिन ए 4 कर सकता है, बी 6 कर सकता है और सी 3 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट इन 8 days, मतलब मिलके अगर करेंगे तो 8 दिन लग रहा है। मिलके अगर करेंगे तो ये 4, ये 6, 10, ये 3, 13 एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए, पर डे खत्म हो जाना चाहिए। एक दिन में 13 मिठाई खाते हुए भी उनको 8 दिन लग जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि टोटल 13 into 8 स्वीट्स तो होगा ही होगा, मतलब इतना आपका टोटल वर्क है। हर दिन के 13 के हिसाब से अगर 8 दिन लग रहे हैं तो 13 into 8 तो टोटल काम होगा ही होगा। अब आपको देखना है कि इसी काम को इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। इसी काम के 3/4 काम को ए को करवाने के लिए कितना दिन लग जाएगा। टोटल वर्क आपने निकाला कितना है सर, 13 into 8। क्या ये टोटल वर्क आपको करवाना है, नहीं सर, मुझे इसका 3/4 करवाना है। मैंने कहा करो 3/4। इसी 3/4 काम को मुझे किससे करवाने हैं, ए से करवाने हैं। और ए हर दिन कितना कर पा रहा है, 4 कर पा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे टोटल 40 मिठाई ए को खिलाने थे तो ए हर दिन 4 खा पाता है, तो वो 40 मिठाई खाने के लिए 10 दिन लेता। एग्री। अगर 32 मिठाई खिलाने ए को, ए हर दिन 4 खा पाता है तो उसको 32 मिठाई खाते खाते 8 दिन लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जितना मुझे मिठाई खिलाना है उसको अगर मैं ए के एफिशिएंसी 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना वक्त है वो पता चल जाएगा। अब अगर इतने मिठाई खिलाने हैं ए को तो ए तो हर दिन 4 खा सकता है, तो कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए, डिवाइडेड बाई 4। प्रॉब्लम तो क्लियर नहीं, मतलब पूरा क्लियर होगा, साफ सुथरा चीज है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो अब अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये मैंने कैंसिल किया 2 बार, 2 यहाँ पे कैंसिल किया 2 बार, 13 into 3 बन गया मेरे पास 39 और ये हो गया 2, 39/2 यानी कि 19.5 यानी कि 19 whole 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ट्राई टू अवॉइड एलसीएम इन केस ऑफ एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स। ट्राई अवॉइड एलसीएम, आप एलसीएम मत लीजिए जब भी एफिशिएंसी बेस्ड सवाल होगा। तो A started a business with ₹X. After 4 months, B joined with ₹2X. मतलब A एक बिजनेस को X रुपीज से स्टार्ट कर रहा है। 4 महीने के बाद B उसको ज्वाइन करता है कितने के साथ, 2X के साथ। एंड A डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब वही 4 महीने के बाद जब B उसको 2X के साथ ज्वाइन करता है ना, तो A भी अपने अमाउंट को डबल कर देता है इन्वेस्टमेंट को। तो 4 महीने तक तो X का इन्वेस्टमेंट चला होगा, लेकिन उसके बाद उसने डबल कर दिया यानी कि 2X का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। द टोटल एनुअल प्रॉफिट वाज ₹13950। टोटल एनुअल प्रॉफिट इतने का निकल के आ रहा है। एनुअल प्रॉफिट मतलब 1 साल तक इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। हाँ सर, 1 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, ए ने 4 महीने तो पहले X दिए थे, उसके बाद और 8 महीने तक ये 2X को दिया होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा। हाँ सर, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं निकाल दूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही आपका प्रॉफिट बांटा जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी स्टार्टिंग से नहीं है, वो 4 महीने बाद आया, लेकिन साल खत्म होते होते रहा। तो मतलब स्टार्टिंग के 4 महीने अलावा वो बाकी के 8 महीने तो अपना 2X रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो अब मुझे निकालना है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आप काटाकुटी स्टार्ट कर सकते हैं और कॉमन लेके। कॉमन कैसे, ये प्लस ये दोनों जब मैं एक साथ कॉमन लूंगा तो इनको एक एक टर्म कंसिडर करूंगा। मतलब मुझे जो कॉमन चाहिए हर एक में कॉमन चाहिए। तो हर एक में कॉमन मतलब मैं 4 से अगर काटूंगा तो ये 4 में 1 बार, 4 से काटूंगा तो 2 बार, 4 से काटूंगा तो 2 बार गया। हर एक में से अगर मैं कहूं तो x को काट सकता हूं, x को काट सकता हूं, x को काट सकता हूं। अब हर एक में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि यहां पे सिर्फ 1 ही बचा है
और इसमें है ही कुछ नहीं, तो ये यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 बचा है। तो 1 प्लस 4 टोटल इन्वेस्टमेंट ए का कितने पार्ट्स का होगा, 5 पार्ट्स, और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट 2 इंटू 2 4 पार्ट का। अगर इन्वेस्टमेंट 5:4 रेशियो में हुआ है तो प्रॉफिट भी वो लोग 5:4 रेशियो में ही शेयर करेंगे। तो आपको ए का शेयर बताना है और टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया है 13,950। तो 13,950 टोटल प्रॉफिट को ए और बी में 5:4 यानी कि 5 + 4 9 पार्ट्स में ब्रेक करना है। 9 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये 1 पार्ट का वैल्यू आएगा। आपको ए का शेयर चाहिए तो इनटू का आपको 5 करना है क्योंकि 5 पार्ट्स ए लेगा। अब मैंने जब कैंसिल किया तो यहाँ पे 9 1 5 और ये हो गया आपका 9550। तो यहां पे अगर मैं 1550 इंटू 5, मैंने आज ही आपको सिखाया कि क्या करना है, हाफ कर देना है और 0 3 बार यूज आया आज इंटू 5 का कॉन्सेप्ट। तो 1500 का आधा 750, 50 का आधा 25, 750 25 775, तो हाफ हो गया, उसमें एक 0। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, 7750, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके पास प्यारा सा। Sum of the length of a rectangle and side of a square is 72 मीटर। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल और साइड ऑफ ए स्क्वायर का सम जो है वो 72। देखिए लॉजिकली सॉल्व कीजिए सवाल को, थोड़ा लॉजिकली सॉल्व। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 84। मैंने आज ही आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में कहा है कि क्या, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो वो सम ऑफ बाउंड्रीज होता है। सम ऑफ बाउंड्रीज मतलब उसमें 2 लेंथ होंगे और 2 ब्रेड्थ होंगे। तो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ को मिलाने से कितना होना चाहिए, 84। एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18। ब्रेड्थ आपको दे दिया गया है 18, तो 2 ब्रेड्थ इसी में है, तो 84 में आपका 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है। एक लेंथ आपका 18 का होता है तो 2 लेंथ जो है वो 18 18 36 के होंगे। तो 84 से अगर वो 36 को मैं हटा दूं तो ये जो 48 रहा ये क्या होगा, ये डेफिनेटली 2 लेंथ का वैल्यू है। 2 लेंथ का वैल्यू अगर 48 है तो लेंथ का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आ गया, 24। लेंथ का वैल्यू अगर 24 निकल के आ गया तो मुझे स्क्वायर का साइड बताना है। और अगर आपको याद हो तो आपका रेक्टेंगल का लेंथ और स्क्वायर का साइड का सम हो रहा था 72। इसी 72 में अगर ये लेंथ 24 का मैं हटा दूं तो 72 से 24 जाने के बाद जो 48 रहा होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, स्क्वायर का साइड होगा। मतलब बिना यूजिंग फॉर्मूला वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि सर क्या था, 84 पेरीमीटर है। पेरीमीटर में क्या होता है सर, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ होता है। ब्रेड्थ कितना दे दिया गया, 18, 2 ब्रेड्थ कितना होगा 36। तो 84 से 36 हटाने से जो 48 होगा वो डेफिनेटली 2 लेंथ होगा। 2 लेंथ अगर 48 तो एक लेंथ आपका 24, और स्टार्टिंग में एक लेंथ और एक साइड स्क्वायर का मिलने से 72 होना चाहिए। लेंथ को अगर मैं हटा दूं इस 72 से तो बाकी का 48 स्क्वायर का साइड होगा। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, 48। डन है। आगे सवाल को देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया। ट्रेन ए with speed 36 km per hour crosses train B in opposite direction in 20 seconds। एक ट्रेन A है जिसका स्पीड 36 km per hour है, जो ट्रेन B को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए 20 सेकंड लेता है। यूजुअली आप लोग क्या करते हैं, इस 36 km per hour को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसा सवाल पे, लेकिन करना नहीं है। क्यों? जो दूसरा आपको स्पीड पूछा गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, वो भी किलोमीटर पर आवर में पूछा गया, और आपको सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए और बी दे दिया गया। तो आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, जब आपका ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों के लेंथ का सम। दोनों के लेंथ का सम यानी कि 600 मीटर क्रॉस करेगा दोनों मिलके। अब ये जो 600 मीटर क्रॉस करने के लिए उनको टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहे हैं। तो 600 मीटर का फासला अगर 20 सेकंड में तय किया जा पा रहा है तो स्पीड जो आएगा वो कितने का आएगा, डिवाइड करने से 30 मीटर पर सेकंड, अरे 0 0 काटेंगे, 30 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव स्पीड आएगा। अब सिर्फ इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जो स्पीड चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 30 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो ये कितने के बराबर होगा, 30 इंटू 18/5। 5 यहां पे कटा 6, 18 इंटू 6 यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड उन दोनों का चल रहा होगा। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों के स्पीड का सम। अगर मैं दोनों के स्पीड का सम अगर बात करूं, वो अगर 108 है तो अगर स्पीड पहले का 36 है तो दूसरे का कितना होगा, 72 ही तो होगा। तभी तो जाके 36 + 72 ऐड करने से 108 आएगा। तो यहां पे आपको क्या एडवांटेज मिला, आपने अगर स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो आखिर में आपको फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता 2 बार।
तो आपने यहां पे सिर्फ एक ही बार में काम खत्म कर दिया। क्या कि 600 मीटर जाने के लिए 20 सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड का दोनों का रिलेटिव स्पीड होना चाहिए। उसी को किलोमीटर पर आवर में जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो 108 का किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड आ गया। और ये रिलेटिव स्पीड अपोजिट में चल रहा है, मतलब दोनों के ट्रेन के स्पीड का सम ही होगा ये 108। पहले का अगर 36 है तो दूसरा का 72 ही होना चाहिए, तभी तो जोड़ने से 108 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये परफेक्टली क्लियर है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लास्ट क्वेश्चन करके इस सेशन को एंड करते हैं। दिस इज द 35th नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर से ठोक दिया होगा। ए एंड बी इन्वेस्टेड सम इन द रेशियो 2:3। ए और बी सम जो है वो किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं? सर 2:3 रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। एट 20% एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ 2 years total, if after 2 years total interest was इतना, अगर 2 साल बाद जो टोटल इंटरेस्ट इससे और इससे मिलके निकल रहा है वो 1510 रुपए का निकल रहा है। What was A's sum? A का सम कितना है? अब यहां पे सबसे सिंपल फंडा है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर 20% के कंपाउंड में 2 साल रखा जाएगा तो 44% का इंटरेस्ट सबको पता होना चाहिए, जुबान पे होगा भी बहुत लोगों का। और 10% का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए चलेगा तो सक्सेसिव लगाने से 21% का इंटरेस्ट आपको 2 साल में मिला होगा। सर कैसे? जब 20% का कंपाउंड मिलता है मतलब पहले 20 उसके ऊपर और एक बार 20, मतलब 20 का ऊपर 20 का सक्सेसिव लगाना होता है। +20 इंटू 20 बाई 100 ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। 0 0 0 0 अगर मैं काटूंगा तो 20 + 20 40 और 20 × 2 4, तो 44% आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा पहले स्कीम यानी कि स्कीम ए में, मतलब ए को मिला होगा। और बी की अगर मैं बात करूं तो 21% कैसे? 10 के ऊपर फिर 10 का सक्सेसिव +10 इंटू 10 बाई 100। इसको अगर मैं काटूंगा तो 10 + 10 20, 20 + 1 ये हो गया आपका 21% का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला होगा। तो ये किसको मिला होगा? बी को मिला होगा। किसके ऊपर? उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला होगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 का 44% निकालने से डेसिमल, तुम आप एक काम कीजिए, ए का जो सम है वो 200 पार्ट्स का ले लीजिए, बी का जो सम है वो 300 पार्ट्स का ले लीजिए। सर फायदा क्या? 200 पार्ट देगा तो 44% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 200 का 44% निकालना है, परसेंटेज के साथ 00 कट गया तो 44 इंटू 2 सिर्फ 88 पार्ट्स का इंटरेस्ट ए को मिला होगा। 300 का 21% इंटरेस्ट मिला होगा, तो परसेंटेज के साथ 100 कटा 00, तो 21 इंटू 3 यानी कि 63 पार्ट्स का इंटरेस्ट मिला होगा बी को। और टोटल इंटरेस्ट इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 80 + 61 48 + 3 11 यानी कि 151 पार्ट्स का इंटरेस्ट मिला होगा दोनों को मिला के। और दोनों को मिला के कितना मिला है? 1510 रुपए। तो अगर मैं कहूं कि 151 पार्ट 1510 के बराबर है तो एक पार्ट बराबर हो गया आपका 10 रुपए। एक पार्ट अगर आपका 10 रुपए हो गया तो पूछा है कि ए का सम बताओ। ए का सम कितना आपने लिया है? 200 पार्ट लिया, तभी तो सवाल बना है। एक पार्ट अगर 10 रुपए है तो 200 पार्ट ए का जो सम है वो कितने का आएगा? इंटू 10 अगर मैं कर दूंगा तो 2000 रुपए का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ₹2000 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कुछ होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि मेरा मोटो था कि सारे के सारे सवाल आपको करवा दूं ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि अरिथमेटिक का लेवल कैसा रह रहा है, सिंप्लीफिकेशन कैसा रह रहा है, क्वाड्रेटिक कैसा रह रहा है, डीआई कैसा रह रहा है। और उनका परफेक्ट अप्रोच भी मैंने आपको एग्जामिनेशन अप्रोच पूरे आराम से पूरे काम से बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बस आपका काम है, सेशन अगर आपको पसंद आया होगा तो सेशन को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं इस सेशन के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में हमें पिंग कर दीजिए, हम डेफिनेटली इस कमेंट का रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ अपकमिंग डेज में मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क का स्ट्रैटेजी परफेक्टली कैसे आपको बैलेंस करके लेना होता है उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क का मतलब क्रैश कोर्स भी जल्दी से स्टार्ट करूंगा। तो चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा और हाँ, अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो चैनल के बेल आइकॉन को जरूर से दबा दीजिए ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपके नोटिफिकेशन ऑन होने से आपको नोटिफिकेशन जाए और आप लोग हमारे साथ इमीडिएटली जुड़ पाए। बस यही कह के आज के सेशन को एंड करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।